नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमेशा हमेशा की तरह हमारे साथ एक प्रेरक व्यक्तित्व मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से मिसेस स्नेहिल पांडे मैम। स्नेहिल पांडे मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार रौनक जी, इस बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैम, इससे पहले कि हम मैम से बातचीत की शुरुआत करें, स्नेहिल जी से बातचीत की शुरुआत करें, मैं स्नेहिल जी का परिचय आपको देना चाहता हूँ। उनका परिचय देने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहता हूँ। अपनी महत्वपूर्ण पढ़ाई की शैली से एक आस भरी आगाज दे रही हैं। अपने अनोखे नवाचारों से स्वर्णिम कल के साथ एक खूबसूरत आज दे रही हैं। अपने अनोखे नवाचारों से स्वर्णिम कल के साथ एक खूबसूरत आज दे रही हैं। जहां प्यार और सहयोग हिस्सा बने जीवन का, जहां प्यार और सहयोग हिस्सा बने जीवन का, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण एक अनमोल समाज दे रही हैं। मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण एक अनमोल क्या समाज दे रही बात है। है। जी हाँ दोस्तों, स्नेहिल जी, उन्नाव में एक स्कूल है जिसका नाम काफी विख्यात नाम है इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल। उन्नाव के सोहरामऊ में ये स्कूल है और इस स्कूल को राष्ट्रीय पहचान मिली है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्नेहिल स्नेहिल मैम, जिनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2020 का, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिला है मैम को। आइए स्नेहिल जी से हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं और बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें जानेंगे हम स्नेहिल मैम के बारे में। स्नेहिल जी ने कैसे अपने स्कूल को इतना राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है और कैसे इनके स्कूल को लोग दूर दूर से देखने के लिए एक पर्यटन स्थल की तरह आते हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्नेहिल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। Heartily thanks to all of you, your team, your viewers, and everybody who is behind this mission. Thank you once again, रौनक जी। जी हाँ। थैंक यू स्नेहिल जी। स्नेहिल जी, आप शिक्षा तुरु के मंच पे मौजूद हैं। शिक्षा तुरु एक छोटा सा कार्यक्रम हमने शुरू किया, हमारे कुछ लोग हमारे दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। शिक्षा तुरु जी के दौरान शिक्षा के अंतर्गत हम गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा को गोद लेते हैं और अभी हम लोग लगभग 22 बच्चों की पढ़ाई को हमने गोद लिया है, जो कि बिहार में विभिन्न जगहों पर है और बहुत जल्द हमें इनकी शाखाओं को और दूर ले जाने की हमारी योजना है। जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और हम उसको आगे लेते जाएंगे और हमारा ग्रेट। एक ये और समाज में प्रेरणा फैलाने के कारण और खुद को प्रेरित करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए भी हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ, जिसमें आप जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को चेंज कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको हमने बुलाया है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक डॉक्टर से शिक्षिका बनने का सफर कैसे रहा आपका? जी। वाओ, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने इतना प्यारा पूछा है। मुझे हमेशा बताते हुए फक्र होता है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित भी महसूस करती हूँ जब ये बताना पड़ता है कि मैंने एक मेडिकल फील्ड को छोड़ के टीचिंग फील्ड को ऑप्ट किया। एक बहुत जी। बार क्वेश्चन होता है ना कि आप टीचर बाय चांस हैं या टीचर बाय चॉइस हैं। तो मैं यहाँ जी। कहना चाहूँगी बहुत ही गर्व के साथ कि मैं टीचर बाय चॉइस हूँ, नॉट बाय चांस। I have read about my BHMS, I have done my homeopathy medical graduation. आफ्टर दैट मुझे जी। अपनी घर से प्रेरणा मिली। मेरी जो पूजनीय माता जी हैं, वो भी शिक्षिका हैं और कुछ ऐसा हुआ सामने बैठा, मैंने उनको बाद में देखना स्टार्ट किया कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं, क्या कर रही हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हैं। तो धीरे-धीरे मुझ में वो चीज़ें इनकलकेट होती गईं। लेटर ऑन हुई, पहले तो नहीं, पहले मेरा एक ध्येय था कि मैं एमबीबीएस ही करूँगी, फिर एमएस करूँगी, आई जस्ट वांट टू बी अ सर्जन। तो मेरा एक वही स्टडी चल रही थी कि मैंने मेडिकल की स्टडीज़ करी, तैयारी करी। एमएससी लाइफ साइंसेज किया, बहुत सारी चीज़ें हुई कि वो मेडिकल फील्ड ही जॉइन करना है। लेकिन फिर मैंने जब गौर से देखा कि मैं एक डॉक्टर बन के अपनी फैमिली तो नो डाउट बहुत अच्छे से चला पाऊँगी, लेकिन अन्य डॉक्टर्स, अन्य इंजीनियर्स इन्हें कौन तैयार करेगा? बहुत सीट्स कम होती हैं, तैयारी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। हम भी एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए ये सोचा कि अन्य बच्चों को भी तैयार किया जाए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नहीं आप कई डॉक्टर्स, कई आईएएस, कई पीसीएस, कई सर्विसेज़ में लोगों को भेज सकते हैं। तो बस धीरे-धीरे मोटिवेशन मम्मी से मिला, परिवार का भी सहयोग हुआ तो मैंने बीएड कर लिया, जो कि बिल्कुल बेसाख्ता एक अलग कदम था कि आप एक तरफ मेडिकल में बढ़ रहे हो और आप एक बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कर रहे हैं। मैंने बीएड किया एंड कैन यू बिलीव कि जिस ईयर मैंने बीएड फिनिश किया उसी ईयर वैकेंसीज़ आर अवेलेबल, उस टाइम पे वर अवेलेबल, मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। राइट नाउ आई एम इन जॉब
एग्जाम होते थे, फिर वो एग्जाम देकर हम आ गए। तो अभी मेरा डिसीजन ये था, मैं सोचती रही 1 साल तक कि मैं टीचर बन के ठीक किया कि नहीं, मैं अच्छी टीचर हूँ कि नहीं, मुझे टीचिंग करना भी चाहिए कि नहीं, कहाँ तो मैं एक डॉक्टर, चिकित्सक बनने के सपने देख रही थी। फिर धीरे-धीरे टाइम बीइंग ग्रेजुअली मैंने अपने को काफ़ी अडैप्ट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं नेशनल लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो बस दैट्स ऑल। अब मैं अपने को एक शिक्षिका ही मानते हुए चल रही हूँ। कंप्लीट तो नहीं, लेकिन मेरा अब फोकस इसी पर है कि मुझे रूरल एजुकेशन, जो रूरल बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, उनको आगे बढ़ाना है। जी जी स्नेहिल जी, हमारी रिसर्च टीम ने आपके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की है और एक चीज़ जो सब जानते हैं ओहो! कि आपकी माताजी को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है शिक्षिका का और आपको भी मिला है 2020 का। कैसा जी, महसूस कर रही हैं? एक ही परिवार से माँ और बेटी दोनों राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत हुई हैं अपने अच्छे कार्यों के लिए। कैसा महसूस कर रही हैं आप मैम बताएँ? फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी ओवरवेल्म्ड। एक शब्द होता है कि मैं हर शायद इंटरव्यू में वो चीज़ बोल देती हूँ, मे बी कि वो रिपीट हो जाती है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो आई थिंक इससे अच्छा कोई एग्ज़ाम्पल हो ही नहीं सकता। मैं आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, मेरे कुछ फ़िल्मी लाइन्स ही याद आ जाती हैं, क्योंकि आप कभी-कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, निःशब्द हो जाते हैं। मैं बहुत प्राउड डॉटर हूँ अपनी प्राउड मॉम की कि उन्हें दिवंगत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला और हमारे पूरे खानदान में या कहिए पूरे जिले में, फिर पूरे प्रदेश में उन्होंने नाम किया है। उसके बाद 4 वर्षों बाद मैं उसी प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। तो ये बहुत ही एस्टोनिशिंग है। यू कैन से कि हमारे लिए सरप्राइज़िंग भी है और इतना गौरवशाली पल है। हम माँ-बेटी जहाँ भी जाते हैं लोग मतलब बहुत एप्रिशिएट करते हैं। एक लाइव एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों को लेते हैं, रोल मॉडल मानते हैं कि मम्मी ने जो काम किया और मम्मी के जॉब में रहते हुए उसी जगह से उनकी बेटी ने भी वही कद हासिल किया है। तो ईश्वर का लाख-लाख धन्यवाद है, सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद है। बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। स्नेहिल जी हमारी भी इच्छा है कि इस मंच पर अगर आपकी मम्मी आ जाती तो कितना अच्छा होता, हम लोग एक साथ दोनों आदमी को देख लेते और ईश्वर ने हमारी इच्छा लेकिन मान ली है और आपके इस मंच पर नहीं, मैं आपकी माँ को जोड़ रहा हूँ। माता जी मंच पे आ रही हैं। आदरणीय माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सुधा शुक्ला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रौनक जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी धन्यवाद। आपकी बेटी आपके सामने है और आप दोनों आदमी समाज के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं और आज स्नेहिल जी हमारे सामने हैं। आप 2 शब्द अपने आशीर्वाद के इन्हें बताएं मैम। मैं ये आशीर्वाद में यही कहूंगी, 2 लाइनें कह रहे हैं कि गुरुओं का सम्मान जी कभी ना भूलो तुम, वो इतनी बनो महान गगन को छू लो तुम। अभी मंजिलें और हैं, अभी जीत की रात पहर हुए, सावधान रहना। तो सावधान रहिए और अपनी कर्मठता से, अपने त्याग से, जैसे सर जुड़े हुए हैं तरु से, ऐसे आप भी उस तरु की एक डाली बन जाइए और असहाय निसहाय बच्चों, बालिकाओं की आप प्रेरणा स्रोत बने। और मैं आपकी माँ हूँ, आप मुझ पर गर्व करती हैं, वो बच्चियां आपको अपना माँ मान लें और आप पर गर्व करें, यही हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। दर्शकों बता दूं कि आदरणीय सुधा शुक्ला मैम भी एक स्कूल में वहाँ पे प्रधानाचार्य हैं और बहुत ही मेहनत से बच्चों के लिए काम कर रही हैं। भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए 2016 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं मैम से आग्रह करता हूँ कि मैम हमारे शिक्षा तंत्र के सदस्यों के लिए एक संदेश दे दें मैम। फिर मैं आप एक संदेश दें हमारे शिक्षा तंत्र के सदस्यों के लिए, हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोले मैम। आदरणीय सुधा मैम। कि आप लोगों के लिए भी 2 लाइनें मैं कह रही हूँ। मानवता प्लीज। के लिए उषा की किरण जगाने वाले तुम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले तुम। तो आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और करते जाएंगे, इतना आपका अच्छा ध्येय है कि एक जॉब में होते हुए आपने ये सब सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो लोग बस उसके बाद में अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। आप लोग बहुत दूर तक जाएंगे और हम चाहेंगे कि आपकी संस्था को नोबेल पुरस्कार मिले। ये हमारी इच्छा है और एक दिन आपको मिलेगा। आप ऊंचाइयों को, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन आप याद रखिएगा, क्या सारथी की तरह आप एक दिन पहचाने जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। आदरणीय सुधा ये मैम, आप सरप्राइज, आप मुझे जो जी आपका सरप्राइज मिल गया है
मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी आप क्योंकि मैं दूसरी जगह से जुड़ी हूँ और मुझे नहीं लगता था जब आपने कहा कि माँ को जोड़ना चाहेंगे तो मैं ये बोलने वाली थी कि वो नहीं जुड़ पाएँगी। क्योंकि वो भी मेरे साथ नहीं है। ये ये माता जी का आशीर्वाद है कि माँ ने हमारे इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में बोली मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगी, तो मैं माता जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आदरणीय सुधा मैम, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया आपके मम्मी, आप बहुत थैंक यू। आपके आशीष की छाँव हमेशा बनी रहे हम लोगों पे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अ, आपने इमोशनल कर स्नेहिल दिया जी, मुझे। जी। कोई बात नहीं जी। हमें भी लग रहा था कि हमारे सुधा मैम आएँगी तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को हम अपना संदेश दे पाएँगे। तो जी। चलिए इस इमोशनल क्षण में हम कुछ इमोशनल मैसेज ले लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहता हूँ। फिर हम लोग बातचीत की शुरुआत फिर करेंगे। हमारे साथ श्योर। अहमदाबाद से राजू मनियार जी जुड़े हैं। उन्होंने आपके लिए लिखा है कि शिक्षा तत्व के खूबसूरत मंच पर स्नेहिल मैडम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनके सम्मान में 2 पंक्ति रखना चाहता हूँ। जिनके कार्य ही उनकी पहचान होते हैं, जिनके कार्य ही उनकी पहचान होते हैं, वही समाज की सच्ची शान होते हैं। राजू मनियार, अहमदाबाद। राजू जी, बहुत ही सुंदर लिखा है आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं, इन्होंने आपको वेलकम किया है। पटना से हमारे साथ अनुपम राज सिंह जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा तत्व के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तत्व के साथ में डॉक्टर स्नेहिल पांडे मैम का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस दौर में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, वो हमें समाज के उस अंतिम पंक्ति के लोग जो अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पाते हैं, उन तक हमें ये संदेश पहुंचाना है। शिक्षा तत्व का कार्य भी बहुत ही अच्छा है। आप हर रविवार देश के जाने-माने हस्ती से मुलाकात करवाते हैं। उज्जवल जायसवाल जी जो कि नई दिल्ली से, उन्होंने आपको स्वागत किया है। राजू जी, मनियार, जी। प्रदीप कुमार पांडे जी सिलीगुड़ी से लिख रहे हैं, मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नेहा जैन जी हमारे साथ सुपौल से हैं, वो आपका स्वागत कर रही हैं। थैंक यू एवरीवन। मीनाक्षी अली जी आपके शुभाशीर्वाद का हार्दिक धन्यवाद वो दे रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द बोल दें आप, फिर हम आगे लेंगे इसको। मीनाक्षी अली जी और जितने भी लोगों के नाम लिए गए हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। सभी को जी, जी, हार्दिक हाँ। हार्दिक धन्यवाद, आभार और जी, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जुड़े रहें, प्रेरित करते रहें, जो जहां पर भी है सबके लिए यही मेरा मैसेज है। जिस भी कार्य से आप जुड़े हैं वहां अपनी आप ईमानदारी दिखाते रहें और हमेशा अपना 1% देश के लिए योगदान में देते रहें, यही आप लोगों से गुजारिश है। जी। मैम, हमने देखा आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है उसमें एक रोल मॉडल बनाया है, आपको उसने यस, उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी इस हाँ। कार्यक्रम के बारे में बताएं और इसमें आपका चयन कैसे हुआ, इस बारे में बताएं, किस तरह सरकार आपके पास पहुंची? That's really a good opportunity for me after receiving national award. This is quite surprising for me क्योंकि हमारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में जब हुआ तो कोविड-19 के चलते वो प्रोग्राम फिजिकल सेरेमोनियल नहीं हो पाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो एक वेबिनार के थ्रू किया गया जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोगों को वेबिनार के थ्रू पुरस्कृत किया गया। आफ्टर जी, दैट जी। एक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, मिशन शक्ति। जिसमें पहले ये ढूंढा जा रहा था कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली महिलाओं के नाम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे थे। उसी दौरान मेरे पास एक मेल और एक फ़ोन भी आया जिसमें पूछा गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है एनएटी में, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2020 में, तो आप अपनी एक फ़ोटो भेज दीजिए और अपना एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो आई जस्ट सेंट, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने किस लिए माँगा है, कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगले दिन जब मैं देख रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी द्वारा इनॉग्रल किया जा रहा है बलरामपुर में और माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा लखनऊ में, तो उसमें मेरी फोटो है। तो दिस इज अच्छा। सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि पोस्टर गर्ल या पोस्टर वुमन या ब्रांड एम्बेसडर जैसी कुछ चीजें हैं, तो ये मेरे लिए पूरी तरीके से सरप्राइज था। बस ये था, विभागीय सूचना आई थी कि मुझे अपनी डिटेल भेजनी है, तो दैट्स इट। और अच्छा। अब मैं बहुत एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि मुझे मिशन शक्ति के बैनर में लाया गया है। तो अब मुझे लोग महिलाओं को और जागरूक करना है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सभी तक पहुंचाना है। तो ये सब चल रहा है, मैं बराबर कर रही हूँ। जी। हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी देना, बच्चियों की सशक्तिकरण की बात करना। तो अब मैं इस मुहिम में जुड़ गई हूँ और ये 180 डेज तक चलेगा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में। जी रौनक जी। जी, जी। स्नेहिल जी, हमारे साथ कुछ लाइव दर्शक भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नई दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में
जो हिंदी की सीनियर अध्यापिका हैं, सीनियर व्याख्याता हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हेमलता बांगुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो आपसे कुछ बातचीत करना जा रही हैं। डॉक्टर हेमलता मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार सुनील, डॉक्टर सुनील जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा। आपको मैं अभी सुन रही थी, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है आप। मतलब थैंक यू। इतनी छोटी उम्र आपकी और इतना बड़ा बड़ा महान काम आपने किए हैं, सच में इंस्पायरिंग है आप। और जो मैंने रौनक जी ने आपका वीडियो भेजा था, मैं उसको देख के तो मतलब मैं निशब्द, जैसे आपने कहा निशब्द कि पोस्टर गर्ल्स, स्त्री सशक्त, जो भी शब्द आपके लिए दिए जाए ना, सारे कम है। आप अपने आप में सब। और वीडियो मैंने देखी, मतलब जो आपका काम करने का जो तरीका है, सच में बहुत ही यूनिक है। और उसे देखकर मुझे गांधी जी की याद आ गई कि गांधी जी का यही तरीका था कि हमें इस तरह की शिक्षा पद्धति लानी है कि जो बच्चे हैं सहर्ष उसमें सम्मिलित हो जाए, बिना डर के, बिना संकोच के, बिना भय के वो उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाए। जैसे कि आज की शिक्षण व्यवस्था है, वो डराती है, आक्रामक करती है। मैं अपने बेटा है मेरा 16 साल का, और मैं उसको स्कूल में जब मतलब अभी तो 10th में है, लेकिन जब छोटा था तो मैं उसका सिलेबस देखती थी और उसको देखती थी तो मुझे भय लगता था, क्यों, कैसे करेगा इतना बड़ा सिलेबस। लेकिन जिस तरह से आप पढ़ा रही है, वाकई बहुत ही तारीफ काबिल है। और मैं आपका बहुत बहुत तारीफ करूंगी कि आपने एक नई वैकल्पिक शिक्षण पद्धति शुरू की है, जो कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन आदि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम आप कर रही है। और मैं मतलब कहने के लिए मेरे पास तो बहुत सारे आपके लिए शब्द है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं पूछना चाहती थी और पूछना चाहती हूँ। मेरा ये है कि जैसे मैंने कहा, ये जो आपकी वैकल्पिक शिक्षण पद्धति है जो बच्चों को बांधे रखती है, उसको लेकर मैं एक प्रश्न मेरा ये है कि आप बच्चों में जिस तरह से आत्मविश्वास जगा रही है, ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही उम्मीद जगाती है कि हमारे जो भावी पीढ़ी है वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी। जिस तरह से आप उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करती हैं, आप उनको पनिशमेंट नहीं देती है, तो वो उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा। और साथ ही साथ उनमें एक ये कि जो हमारी व्यवस्था है, विशेषतः हमारे शिक्षक, क्योंकि मैंने भी दिल्ली में ऐसे लोगों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया था, 2007 में किया था। और मैंने, क्योंकि मुझे एक लेख लिखना था तो मुझे शोध पर कार्य करना था, तो मैं स्कूल के बच्चों पर काम करने के लिए मैं गई थी। तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी, इतनी ज्यादा हैरानी हुई थी। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं हम लोग, और वहां पर आधे से ज्यादा बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश के और या फिर गरीब तबके के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो जो व्यवस्था है उनके प्रतिकूल, एकदम अनुकूल नहीं है। तो इसलिए मुझे उम्मीद जगी कि हमारे बच्चे जो है, जो गरीब तबके के हैं, वे स्कूल में आएंगे और एक उज्जवल भविष्य लेके जाएंगे। तो मेरी एक प्रश्न ये है कि उनमें आत्मविश्वास आएगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेंगी, आप जैसे सशक्त व्यक्ति तो उनके साथ है। तो लेकिन ये जो हमारी शहरी व्यवस्था है, जो पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें वो सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से कैसे जुड़ेंगे? मेरा ये थोड़ा सा जानने का मन कर रहा था कि मैं आपसे जानूं, क्योंकि मैं भी शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी हूँ और मैं बड़े बच्चों के साथ टैकल करती हूँ, छोटे बच्चों के साथ मेरा उतना इंटरेक्ट नहीं होता है। तो मेरा पहला ही प्रश्न ये आया था कि जैसे कि मैं भी अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि सामाजिक सरोकारों से बच्चे आजकल दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो माहौल है आज का, वो पूरी तरह से मतलब सुख सुविधापूर्ण है, हमें सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की उसमें गुंजाइश कम देता है। तो आप पहली सीढ़ी है, मैं दूसरी सीढ़ी हूँ। आपके बच्चे मेरे पास आएंगे, तो वो जो सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव है, जो विभेदीकरण पर टिका हुआ है, पूरी तरह से विभेद पर टिका हुआ है, तो उसके अनुकूल उनको बनाने का आप क्या प्रयास करेंगी? मेरा ये जानने का मन कर रहा था। अभी तक तो हम लोग ग्रामीण परिवेश में ही काम कर रहे हैं मैम, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। तो शहरी परिवेश के बच्चों को मुझे शहरी परिवेश, मेरा मतलब है कि वो जो बच्चे आखिर कॉलेज आएंगे तो शहर में ही आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कॉलेज आदि तो गाँव में होते नहीं है। हाँ, तो वो जो शहरी वातावरण में वो किस तरह खप पाएंगे,
मैं ये प्रश्न जानना चाहती हूँ कि जो जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था दी है वो तो ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें आत्मविश्वास आएगा। लेकिन वो उस गांव उस स्कूल से जब शहर में आएंगे तो किस तरह से वहां पर एडजस्ट हो पाएंगे? वो सांस्कृतिक, उनका कल्चर अलग है, उनका सामाजिक परिवेश अलग है, तो उसमें आप उनके लिए किस तरह से उनकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है? ये मेरा जानने का प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। कठिन है, एग्जैक्टली कठिन है, क्योंकि अभी 10 इयर्स मुझे पूरा हेलो हाँ, सुन रही हूँ। हाँ 10 इयर्स लगातार जी, मेरी जी, जो मैम। नहीं मैम, आई ओव ठीक है। हाँ जी, आई ओव माई नहीं 10 ठीक है मैम, इयर्स आपका इन मैंने सोलो आउट कर लिया। हाँ, ओके। मैं प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैंने ये कहा कि 10 वर्ष तो मुझे इस जॉब में हो गया है, तो अभी तक मेरी डीलिंग उन्हीं बच्चों के साथ है और मैं ये समझ पा रही हूँ कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं, जो आप कल्चर बताना चाह रही हैं, क्योंकि हम जिस बेल्ट में वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ द आउटस्कर्ट ऑफ अ रूरल एरिया और वो कनेक्ट हो जाता है एक राजधानी से, कैपिटल यानी कि लखनऊ से। तो जब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में जुड़े हैं और एक बेल्ट ऐसी है जहाँ पे एक्सट्रीम रूरल है, हम उसकी लिमिट पर रह के काम कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ देख ली है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। इसके लिए मैंने पृष्ठभूमि जो तैयार की वो यही की है कि कभी अपने वेतन से ले जाती थी, कभी किसी व्यवसायी के सहयोग से या कभी कोई और हेल्पिंग हैंड आप लोगों की तरह अच्छे लोग मिले, तो उन लोगों ने जैसे कभी मॉल घुमाना, कभी इंस्पिरेशनल मूवीज़ दिखाना, कभी ज़ू दिखाना, कभी कोई एजुकेशनल टूर कराना या अच्छे रेस्टोरेंट में मैकडी हो गया या जो लोग जिसके पीछे थोड़ा पागलपन की तरह भागते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, तो बच्चों को मैंने उस समाज में भी ढालने का प्रयास किया। मैंने उन्हें दिखाया है कि कैसे एक एलीट क्लास खाता-पीता है, कैसे वो स्पून्स और फोर्क्स का यूज़ करता है, कैसे वो शूज़ पॉलिश रखता है, कैसे हम लोग भले डस्ट में रह रहे हैं, गंदे में रह रहे हैं, लेकिन हम जब सामने टेबल चेयर पे बैठ रहे हैं, तो हमें कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, कैसे बिहेव करें, उन्हें यूट्यूब पे वीडियोज़ दिखाया। उनके अंदर मैंने इस चीज़ को मिटाने का प्रयास किया झिझक को, कि वो कभी भी किसी कॉन्वेंट बच्चे से मिले या किसी हाई प्रोफाइल बच्चे से मिले, तो उनके अंदर अपने अंदर एक आत्महीनता का अनुभव ना आए। तो इस पे मैं बराबर वर्क भी कर रही हूँ मैम, दिस इज़ माय पैरेलल मोटिव कि मैं बच्चों को इतना स्मार्ट बना दूँ कि वो अगर कभी कल को बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अपने में हेजिटेशन ना हो। सेकंड थिंग आपने कहा कल्चर से कैसे जोड़ना है, तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो मैंने उन लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि हमारी एक लिमिट है, हम उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। हमारे गाँव में लाइट नहीं है 24 आवर, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास ईज़िली अवेलेबल नहीं है ऑन वन क्लिक। तो आपको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तब हमें कैसे जीवन यापन करना है और जब हमें इफ़रात मिल रही है या फॉर ग्रांटेड मिल रही है, तो हमें कैसे एक बैलेंस बना के चलना है। तो अभी तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनको कभी-कभार मोटिवेशनल लेक्चर्स या एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू उनको बताने का प्रयास करती हूँ, एनरिच कर रही हूँ इन चीज़ों में। होपफुली मैम मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँगी, ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो आपने प्रश्न के माध्यम से पूछ लिया मुझसे। मैनी नहीं, नहीं, थैंक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है। आप जिस तरह से काम कर रही हैं, मुझे आशा है, उम्मीद है पूरी कि आप पूरा कर पाएँगी। तो थैंक बहुत-बहुत यू, धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू मैम। और मैं एक डॉक्टर बात हेम कहना बहुत चाहूँगी खुशी हुई। आप आइए मुझे कभी भी विज़िट ज़रूर करिए, हमारा विद्यालय विज़िट करिए, यू बिल्कुल। विल गेट ऑल द आंसर्स। नहीं, मैंने वीडियो जिस तरह देखा उससे तो मुझे मेरा मन करा कि मैं भी जाऊँ, मैं भी कुछ सीख के आऊँ। क्योंकि अरे हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दिल्ली से, मतलब दिल्ली के बाहर से बहुत बच्चे आते हैं, हिंदी बेल्ट के बच्चे आते हैं। तो उनमें, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा था कि हमें उन पे बहुत काम करना पड़ता है। एक इसीलिए शिक्षक को ज़रूरत है, एक शिक्षक को ही इतना कार्य कर देना चाहिए कि आगे आप जी, जैसे टीचर्स को फिर प्रॉब्लम ना हो, जो उनको बिल्कुल। सेकेंडरी में देख रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे भी काफ़ी उनको ग्रूम कर देना चाहिए जी बच्चों को। हाँ, जी। इसलिए। डॉक्टर हेमलता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैम। थैंक यू, थैंक यू। शिक्षा तनु थैंक का यू मैम। जी, जी। जी स्नेहिल जी, आपके सम्मान में एक दो कविताएं हमारे सामने आ गई हैं। एक श्रवण शर्मा जी हैं, उन्होंने शायद आपका पहले कभी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने इस बात को भी जोड़ा है कि आपका हमने पहले साक्षात्कार लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनकी एक कविता है, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। बहुत सुंदर कविता है, मुझे अच्छी लगी है। जी, लिखा है पढ़िए। कि तहे दिल से आपको समर्पित मेरी कविता है मैम। कुटुंब का उद्धार हो, ज्ञान हो, संस्कार हो खत्म सारी कुरीतियां, हर मन गंगा की धार हो। प्रकाश जब तेरा परे रोशन अंधकार हो जाए, प्रकाश जब तेरा परे रोशन अंधकार हो जाए, अज्ञान
अज्ञानता फिर दूर हो, जीवन प्रभात हो जाए, तू ही ब्रह्म ज्ञान का तू वेग है, भविष्य की चुनौतियों से अवगत कराना, गिर कर कैसे उठाना है तू हमको सिखाता, ज्ञान से तेरे सींचा जब उतरा संसार में, नीर सा बहता चला मैं पत्थरों चट्टान में, बिन भेद ज्ञान है, गुरु तू कितना महान है, गुरु तू कितना महान है। वाह वाह, श्रवण जी धन्यवाद बहुत श्रवण जी, बहुत मैं बहुत इनको धन्यवाद। पहचानती हूँ, बहुत जी अच्छी जी शख्सियत है ये। जी। मैं श्रवण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतनी सुंदर कविता आपने इस कार्यक्रम में रखी, हम भी मोटिवेटेड हुए और आपकी कविता बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल एक छोटा सा बिल्कुल। सवाल और हमारे साथ है, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, सिल्लीगुड़ी से प्रदीप कुमार पांडे साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैडम से पूछिए कि उनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर आसपास के कितने स्कूल में सकारात्मक बदलाव हो रहा है मैम। जिस दिन से मुझे अवार्ड मिला है, अगर उसको देखा जाए तो मेरे पास बहुत न्यूमरस कॉल्स आ रही हैं, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी कम उम्र की नौकरी में मैंने किस प्रकार यहाँ तक अपने को लाया है। तो लोग जी सकारात्मक बदलाव लाना तो बिल्कुल चाह रहे हैं। मैं तो ये सोशल मीडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जितने भी ये टेक्नोलॉजिकल युग में या कोविड में हम लोगों ने जितना टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बना लिया है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन और मैसेजेस और ईमेल्स और हर जगह जहाँ से भी वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो सकारात्मक बदलाव में अपने आप में ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी है कि लोग मुझसे इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं कि आखिर व्हाट आई हैव डन, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। दूसरी बात है, अवार्ड की बात अगर छोड़ दें, तो अवार्ड के पहले से भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आते हैं, देखते हैं और आस-पास के विद्यालयों में मुझे 3 चीज़ें देखने को मिली। पहला ये कि मैंने कलरफुल बाउंड्री, कलरफुल स्कूल अपना पेंट किया था, जो कि व्यक्तिगत संसाधनों से किया था, जो कि एक आप कह सकते हैं रूल को ब्रेक करना था, क्योंकि अभी तक व्हाइट और ग्रीन पट्टी का रूल था कि आप अगर प्राइमरी में हैं तो व्हाइट बिल्डिंग होगी, ग्रीन पट्टी होगी, अगर आप जूनियर क्लासेस में हैं तो व्हाइट बिल्डिंग, रेड पट्टी होगी। तो दैट वाज़ द नॉर्म। लेकिन जब मैंने चेंज किया तो आस-पास के विद्यालयों में भी इसको पॉजिटिवली लिया गया और अन्य टीचर्स ने इसे अडैप्ट किया फॉर क्रिएटिंग द कलरफुल एटमॉस्फेयर इनसाइड द स्कूल, कि बच्चों के लिए अट्रैक्शन क्रिएट हो। प्रदीप पांडे जी का जवाब मैं और जी देना चाहूँगी कि 2 चीज़ें और हुई कि जब मैंने इंग्लिश पे बड़ा फ़ोकस किया विद्यालय में, हालाँकि हिंदी हमारी जी जी मातृभाषा है, जो कि अभी मुझे नहीं पता कि संवैधानिक और संसदीय रूप से क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम मानते हैं कि इट इज़ अवर मदर टंग। तो जी मैंने इंग्लिश पे फ़ोकस किया। अन्य शिक्षकों ने भी ये काम चालू किया। उन्होंने भी समझ लिया कि ये हमारी फ्यूचर लैंग्वेज है, हमें अगर आगे बढ़ना है, आगे डिफरेंट अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो मोस्टली इंग्लिश में अवेलेबल है। तो टीचर्स ने ये भी अडॉप्ट किया। और थर्ड थिंग हमारे यहाँ ये हो रही है कि हमने जैसे जो भी नवाचार किए हैं, अगर किसी शिक्षक ने वो हमें करते देख लिया, तो उसने सेम टू सेम वो जाके अपने यहाँ इम्पोज़ किया, कॉपी किया और उसको कंटिन्यू किया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर 50% लोग भी आपको कॉपी कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 100% आउटपुट फॉर मी। ये मेरे लिए फीडबैक का काम करता है। जी स्नेहल और जी, मेरा हमने उत्तर प्रदीप हाँ में है, मेरा उत्तर हाँ में है कि लोग जी जी प्रभावित हो रहे हैं और सकारात्मक हाँ बदलाव हो हाँ रहा है। हाँ, उनका यही पूछना था कि कितना बदलाव हो रहा है, बहुत ही अच्छा जवाब रहा, उनको वो संतुष्ट हुए होंगे। स्नेहिल जी हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं जो कि अहमदाबाद से बहुत देर से जुड़े हुए हैं आपसे सवाल करने जी, के जी, लिए, हमारे साथ को होस्ट हैं जी, अशरफ जी। अशरफ अली जी, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और उनके पास भी आपके लिए सवाल है। अशरफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अशरफ जी। मैम नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, नमस्कार अशरफ जी, आवाज़ आ मैम रही है। जी, आपकी बातें, मम्मी की बातें सुन करके मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू नो दैट कि व्हाट इज द गुड मंत्र, आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है इतनी कम उम्र में मैम। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति तो व्यक्ति है, उसको शख्सियत ना उसकी मेंटालिटी बनाती है, उसका विजन बनाता है। करेक्ट, तो करेक्ट। आज आप एक शख्सियत हैं और वो शख्सियत आज हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे हैं मैम। तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, एक मुलाकात शिक्षा गुरु के इस मंच पे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें मैम। मैम समाज में समाज एक कदम आगे है। मैं आपसे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं भूमिका बांधना चाहता हूँ उसके लिए कि समाज बाद में पहले सभी का परिवार है, परिवार में बच्चे हैं और आ, होता क्या है कि होमवर्क बच्चों को बहुत सारा मिलता है और हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं बच्चों को होमवर्क के लिए, कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं उनका
ग्रेड A1 आ जाए हमारे छोटे बच्चों का, जी या जी उसका 99, 98, 90 में परसेंटेज होना, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बच्चों के दिमाग पे रहता है, और ये प्रेशर समहाउ पेरेंट्स के अंदर आ जाता है। मैम, आपने अपने स्कूल और अपनी सोच के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अपने स्कूल को हैप्पीनेस पाठशाला और जॉयफुल लर्निंग में कन्वर्जन किया है। मतलब जी ये हंसी खेल में सीखो, मजा हम्म कितना आता है। किसी काम को अगर जॉय करते हैं तो इट इज फैंटास्टिक। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रट्टा मारने की जरूरत कभी नहीं होती है। वो आपके विजन में, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट मैं किसी स्कूल को अडॉप्ट तो बाद में करने के लिए आग्रह करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने घर में इस चीज का अडॉप्शन करना चाहिए। हमारे घर, हमारी सोसाइटी, हमारे राष्ट्र, हमारे वर्ल्ड में इस चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जिससे कि हम एक सुदृढ़ समाज अपने बच्चों को, आने वाले उनके फ्यूचर को बहुत स्ट्रांग कर सके। मैम, सोचता सब है, करते बहुत कम लोग हैं। इसीलिए ये सोच किसी इंसान, किसी व्यक्ति को शख्सियत बनाता है। तो आप जैसी शख्सियत को मेरा सलाम। और मैं ये थैंक यू जानना सर, चाहता थैंक हूँ यू। कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने इस कल्चर को, कि हम सोसाइटी में इस चेंज को लेकर के आ पाए, अपने घर से शुरुआत करके स्कूल तक इसको लेकर के जाए। जैसे आपकी शुरुआत ने आपको सक्सेस दिया, आपको बहुत फेमस बनाया, जिससे आप अपनी अपनी सारी एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ आज शेयर कर रही हैं। हम कैसे शुरू करें मैम? दूसरे स्कूल आपके इस इंटरव्यू को लेकर के कैसे इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करें, कैसे अपने अंदर बदलाव लाएं, प्रेशर नहीं दे बच्चे के ऊपर। मैं अपने बच्चे के साथ साथ मैं भी पूरी तरह एंगेज रहता हूँ उसके एग्जाम टाइम में। वो ऐसा इस कॉन्सेप्ट को कैसे खत्म करें, कैसे फन विद लर्न करें। और आपने जो अपने स्कूल को जॉयफुल लर्निंग और हैप्पीनेस पाठशाला बनाया है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए मैम। थोड़ा सा मैंने बहुत ब्रॉड करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारी भूमिका रख दी है। जी मैम। ओके, ओके अशरफ अली जी, पहले तो आपका प्रश्न भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम है आज के डेट में, बिकॉज़ स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी क्लासेस दे रही हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, इवन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें, तो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ टास्क बन गया है कि ये कैसे किया जा सकता है। तो वो चाहे जी मैम। बॉस हो, चाहे वो एम्प्लॉयी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्ट्रेस जिसके भी ज़िंदगी में आ गया तो फिर वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा उस कार्य क्षेत्र में। तो एज़ अ शिक्षक, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्कूल के ही बारे में बात करूँगी। मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब हम लोग अपनी पढ़ाई करते थे तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर रहता था होमवर्क का, और रातों दिन बस लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मेरे फादर कहते हैं मेरे पिताजी, मेरे डैड कहते हैं कि तुम हमेशा जब देखो तब लिखती रहती हो, तुम पढ़ती कब हो? तो ये चीज़ें मुझे उस टाइम पे लगता था तो कि ये क्या बता रहे हैं? तब तो कि मैं भी बच्ची हूँ, जब 9th-10th या होमवर्क कर रही हूँ। तो मेरे डैडी बोलते थे कि तुम ये जो लिखती रहती हो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको तुमने कितना समझा है, या तुमने कभी बुक खोल के देखी है कि तुम ये क्या लिखाई कर रही हो? बस जब देखो तुम टीप रही हो या नकल कर रही हो। तो वो इतना टोकते थे कि एक इरिटेशन होने लगता था कि आखिर क्या मैं गलत कर रही हूँ? जबकि हमारे टीचर्स हमें होमवर्क इतना देते थे कि वो ग्रंथ की तरह हम लोग लिखाई करते रहते थे। तो खैर ये तो थोड़ा जी जॉली एक एक्सक्यूज़ है। मैंने उसको अपने स्टूडेंट पे अब देखा कि मैं उनको लिखाई और ये सब टिपाई ये काम नहीं देती हूँ कि जाओ तुम टीप लाओ, उसमें से 10 पन्ने की एक्सरसाइज कर लाओ, नथिंग। क्योंकि मैं जान गई हूँ कि जो मैं स्ट्रेस फील करती थी वही वो स्टूडेंट भी फील करेंगे घर जाके। लाइट नहीं आ रही है, करेक्ट। इमरजेंसी लाइट में दिए की रोशनी में खाली आंखें फोड़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है या आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उस सब्जेक्ट में, तो आप सिर्फ पेन लेकर घिस रहे हैं। तो मैंने ये जॉयफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ स्टार्ट किया कि अगर हम स्कूल में ही पूरा चैप्टर फिनिश कर लें, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एक्सरसाइज, वर्कबुक, कोई भी चीज, घर में बच्चे के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि घर में बच्चे के पास कई काम है। वो अपने मम्मी पापा के पास बैठे, वो खेले, वो रिवीजन करे, वो टाइम स्पेंड करे। वो सिर्फ स्कूल में आए और स्कूल में ही उसे सारे सेशन हेल्दियर वे में मिल जाएं, वो भी जॉलीफुल माहौल में। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस फ्री लर्निंग की तरफ मेरा ये स्टेप है। हैप्पीनेस पाठशाला का कॉन्सेप्ट, ये अगर कोई मुझे दिल्ली से कंपेयर करे या अन्य स्कूल से, तो ऐसा नहीं है। मैं 2010-11 से ये चीजें स्टार्ट किए हुए हूँ, जब से मेरी जॉब की ज्वाइनिंग हुई है। तो मेरा ये है कि जी फुटबॉल में अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है, किसी को वॉल पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो हमने अपने स्कूल में ग्रुप्स बना दिए हैं इंडिविजुअल एक्सीलेंसी के आधार पे,
जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में आगे ले जाते हुए आप चैप्टर्स को पढ़ाएं। ये अब टीचर के व्यक्तिगत उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है चीजों को, और हमारे विद्यालय में ये चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज, हमने विषयों का साप्ताहिक विभाजन किया है जिसका असर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यानी कि हम मैथ्स वीक, इंग्लिश वीक, एक्टिविटी वीक, सोशल स्टडी वीक, साइंस वीक, जनरल नॉलेज वीक, जियोग्राफी वीक, संस्कृत वीक, इस तरीके से जब पढ़ाते हैं ना तो वो एक हफ्ते तक वही माहौल रहता है, बच्चों के अंदर वो चीजें आत्मसात होती हैं और टीचर भी स्ट्रेसफुल नहीं होता। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि ना आप डांटें ना पनिश करें, हेल्दी वे में बच्चों को लर्निंग सिखाएं। और होमवर्क मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, कोई होमवर्क हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, जो है वो स्कूल में चल रहा है। थर्ड थिंग हमने अपने यहाँ ये भी कर रखी है कि जो बच्चे लीडर्स हैं, यानी कि जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज है, जो अन्य स्कूल भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको ही हम लोग एज अ रोल प्ले टीचर का दे देते हैं। तो जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बैचमेट्स को पढ़ाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, टीचिंग जॉब के प्रति उनकी एक सोच भी अच्छी होती है कि हम शिक्षक भी बन सकते हैं, आगे हमें शिक्षक बनना है। और अन्य बच्चे भी सीखते हैं कि हमारा सहपाठी हमें ऐसे पढ़ा रहा है, तो वो जल्दी मोटिवेट होते हैं और कंपैरिजन टू टीचर वो स्टूडेंट से जल्दी सीखते हैं कि जब ये उसी गांव में रह के। हाँ, तो ये हैप्पीनेस पाठशाला मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस ना दें और हंसते खेलते बच्चों को पढ़ाएं। नन्हे बच्चे हैं, उनको अभी से इतना तनाव नहीं देना, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत तनाव आगे उन्हें हो सकता है मिले, तो मैं अभी उनको बहुत हैप्पी रखती हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ग्रेट मैम, फन विद लर्निंग इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो बहुत अच्छा है मैम, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इस एक्सपीरियंसेस को वर्ल्ड वाइड शेयर करें, हिंदुस्तान में तो जरूर करें, लोग घर से शुरुआत करें और वर्ल्ड वाइड शेयर करें। हाँ, नटशेल में यही बोलना चाहूंगी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। ये तो हर थ्योरम में लिखा है, हर हाइपोथेसिस में भी है, हर डेफिनेशन में है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो उसको पढ़ाने के तौर तरीके भी यूनिक ही होने चाहिए। अलग बच्चे को आप अलग तरीके से डील करें और अलग बच्चों का ग्रुप बना दें। मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो उसमें 30-30 का, 20-20 का आप ग्रुप बना सकते हैं जो एक तरीके की फीलिंग या थिंकिंग या हॉबीज रखते हैं, फिर आप पढ़ाएं तो मजा दोगुना हो जाता है। बहुत 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 अच्छी बातें बताई मैम आपने। तो आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं पटना अपने होस्ट श्री रौनक जी के पास और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस कार्यक्रम का जो है आप बागडोर मैं उनके हाथ में देता हूं। रौनक जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके जी, थैंक यू अशरफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्नेहिल जी, मुझे लगता है कुछ रोशनी की समस्या तो नहीं आ गई ना आपके पास? रोशनी तो है, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे चल रहा है कुछ, लाइट का कुछ काम चल रहा है। ओके जी। स्नेहिल जी, मैं अब आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं। आप डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैम हैं। स्नेहिल जी आप हैं हमारे? जी मैं हूँ। हाँ, डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैम है। अभी मैं तुरंत इनको स्ट्रीम पे लेता हूँ, आपको वेट कर रही हैं। डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैम मुजफ्फरपुर से हैं। ये भारत की प्रथम विजुअली इम्पेयर्ड लेडी हैं जो कि बाय बर्थ, संजोग देखिए मतलब भगवान का ये है, बाय बर्थ जो है इनको विजुअली चैलेंज नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ऐसी दुनिया बनाई है कि ये भारत की पहली ऐसी लेडी है जिन्होंने एमफिल किया है और पीएचडी किया है संस्कृत से, और संस्कृत की टीचर प्रोफेसर है अभी एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में। और मैम पिछले 22 वर्षों से मुजफ्फरपुर में शुभम नामक एक संस्था चला रही हैं जिसमें कि अपने ही जैसे कई बच्चों को आगे एम्पावर्ड करने का काम कर रही हैं। डॉक्टर संगीता दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। स्नेहिल जी, मैं आपसे आपके कार्यक्रम को काफी समय से सुन रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार। आपने इतनी छोटी अवस्था में ही, यंग एज में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप वास्तव में बहुतों के लिए रोल मॉडल हैं, प्रेरक हैं। तो ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। मैम, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सब इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, एक समावेशी समाज में हम सब रहते हैं, और समावेशी समाज में ऐसे बच्चे भी आपके स्कूल के आसपास
या आपके स्कूल में ही पढ़ते होंगे यूपी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, जी जिनमें जी कहीं ना कहीं कोई विकलांगता होती होगी। तो ऐसे जी बच्चों हाँ। को आप अपने कार्यक्रमों में या अपने जो आप नवाचार अप्लाई करते हैं अपने स्कूल में, उनको आप कैसे पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ओके मैम, पहले तो मैं आपको दिल से नमस्कार और नमन करती हूँ मैम। मैं बहुत प्रेरित हो गई हूँ इसी 1 मिनट के अंदर आपसे, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन आपसे मुखातिब होंगी ये कभी नहीं सोचा था। तो शिक्षा तरु को धन्यवाद दूँगी। आदरणीय संगीता मैम, आप प्रेरक हैं, अपने आप में एक लिविंग इंस्पिरेशन हैं, लीजेंड हैं और आप जैसे लोगों की समाज को बहुत आवश्यकता है। तो पहले तो मेरी शुभकामनाएँ आप तक प्रेषित हैं, पहुँचे। और जी, स्नेहिल धन्यवाद है शिक्षा तरु को। सेकंड, आपका जो प्रश्न है मैम, वो क्वाइट नेचुरल है, बिल्कुल रिलेटेबल है आज की जो भी चल रही हैं चीज़ें कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, आपने सही कहा। तो उसमें हर प्रकार के बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और एनरोलमेंट स्कूल में है और होना भी चाहिए। तो जहाँ तक CWSN की बात है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो मैम इसके लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में या अन्य स्टेट्स में भी आई थिंक एक ट्रेनिंग होती है मैम, जिसको कि इटिनरेट या इंटिनरेट टीचर्स हम लोग बोलते हैं, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ जिस विद्यालय में, वहां पर अभी इस प्रकार का मैम कोई भी बच्चा नहीं है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो या CWSN हो हमारे यहाँ के एनरोलमेंट में। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा आता है या आएगा, तो हम उसे पूरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे और अपने यहाँ पहले तो BSA के माध्यम से एक टीचर की पोस्टिंग एश्योर कराएंगे, जो कि इटिनरेट टीचर उन्हीं के लिए होते हैं। सेकेंड, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं कि हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं, तो जब हम गांव के अंदर कोई रैली लेकर जाते हैं या कोई हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो हम उन बच्चों को भी जोड़ते हैं, अपने साथ में बिठाते हैं, समझाते हैं। हमारा समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा उन्हें अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि मैम अभी हम लोग वेल ट्रेन्ड नहीं हैं कि हम CWSN को कैसे डील करें। तो बस यही है कि अपने पेशेंस का लेवल ज़्यादा रखते हैं, धैर्यपूर्वक, ये जानते हैं कि उनका आउटपुट शायद थोड़ा देर में आएगा। तो मैम प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक का मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि मैंने ऐसे किसी बच्चे को डील किया हो। बाकी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हो सकेगा करेंगे, और अभी मैम हमारा ऐसा अनुभव नहीं स्नेहिल है। जी, तो जी, मैं थोड़ा सा एक और बात जानना चाह रही थी। जिस जी, लोकेलिटी में आपका विद्यालय है, क्या कभी जी। आपके टीचर्स ने उस समाज का, उसके आसपास रहने वाले परिवारों का, गांव का, वहां रहने वाली जनता में सर्वे कराया है? क्योंकि ज्यादातर ये होता बिल्कुल, है, सर्वे कराया जी, है। जी हाँ मैम। ज्यादातर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स सोचते हैं, अगर कोई विकलांग बच्चा है उनके घर में, तो ये सोचते हैं कि शायद ये कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो उसे स्कूल में नामांकित कराना भी आवश्यक नहीं समझते हैं। मैम तो यहाँ पे यदि अपनी आपने तारीफ कराया है, करना, जी हाँ, आत्ममुग्धता जी, वाली बात हो जाएगी मैम, सेल्फ एडमायरेशन ना समझें। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हमने अपने यहाँ की जो विकलांग लड़कियां हैं जिन्हें हम अपने विद्यालय में नहीं एनरोल कर पाए, बड़ी हैं क्योंकि वो किशोरावस्था में है, तो उनको इसी प्रकार के जो विद्यालय हैं वहां पे उनको एनरोल कराया है, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज दिलाई हैं। और उनके गार्जियंस तो वाकई नहीं चाहते थे कि वो कुछ काम करें, लेकिन मैंने उनको मैम बहुत मोटिवेट किया, खुद अपनी कार से ले जाकर उस बच्ची का एडमिशन वहाँ करा दिया। फिर इसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की मदद ली और उनके पेरेंट्स को इस प्रेशर में लिया कि आप एडमिशन नहीं कराएंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैम उनको शिक्षा के लिए मैंने जोड़ा है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज सीखती हैं, डलिया बनाना, बैग्स बनाना, म्यूजिक, हारमोनियम बजाना। तो मैम मैं खुश हूँ कि वो कम से कम ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहाँ वो अपनी तरीके के 100-150 बच्चों के साथ में रह रही है। तो मैम हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे शिक्षक भी ये कार्य करते हैं कि अगर उन्हें पता चलता है कि किसी को स्पीच डिसेबिलिटी है या किसी को देखने में असुविधा है या कुछ और है, तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि वो उन जगहों पे जाए जैसे उन लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड स्कूल बनाए गए हैं या हॉस्टल फैसिलिटीज बनाई गई हैं। तो मैम ये हम लोग बहुत काम बहुत करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद स्नेहिल जी। बहुत जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इतना अवेयर हैं और समाज के सब प्रकार के तबकों के बच्चों के लिए थैंक यू मैम। आप इतनी निष्ठा के साथ बिल्कुल मैम। काम कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भावी जीवन के लिए। आप बहुत तरक्की करें, आगे जाएं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद मैम, धन्यवाद। स्नेहिल जी, मैं बताऊं कि आदरणीय संगीता दीदी हमारी पेट्रोन भी हैं, हमारी संस्था की अभिभाविका भी हैं।
वो हमें अपने गाइडलाइन देती है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। दीदी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद रौनक जी। नमस्कार मैम, जी, दीदी। अपना ख्याल नमस्कार। रखिएगा। नमस्ते जी। हाँ। स्नेहिल जी, पता ही नहीं चल रहा, समय कितनी तेजी से भाग रहा है। 45 मिनट हमारे निकल गए हैं, हमारे बहुत सारे सवाल यहीं रखे हुए हैं। हाँ, इंटरैक्टिव और सेशन हमारे है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप मिला रहे हैं, तो जी, जी। कुछ और हमारे दर्शक जो हैं, आपके लिए बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि उनको मैं एक बार तेजी से ले लूँ, फिर हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। श्योर। हमारे साथ सुलेमान नागोरी साहब अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया है। हमारे साथ कुंदन कुमार जी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है अमेजिंग मैम, थैंक यू शिक्षा तरु एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस लाइव इवेंट। और इससे मुझे काफी प्रेरणा मिलती है। घनश्यामपुर दरभंगा से हमारे साथ जुड़ी हुई है सोनी मिश्रा मैम, उन्होंने आपको नमस्ते किया है। और एक सवाल उसके बाद मैं लूंगा, प्रदीप कुमार पांडे साहब जो आपके सवाल से काफी खुश, उन्होंने लिखा है वंडरफुल मैम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारे साथ मंजेश कुमार जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, इन्होंने वेरी गुड इवनिंग मैम एंड सर लिखा है। हमारे साथ कुमुद रंजन शाह मैम वहां से जुड़ी हुई, नई दिल्ली से जुड़ी हुई है, इन्होंने आपका स्वागत किया है। ये भी केंद्रीय विद्यालय में जी। टीचर है और आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हैं। जी जी। हमारे ओके। साथ कुंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं। हम अजीत कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि आपने बच्चों की रुचि रखते हैं, बिल्कुल सही तरीका है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मयंक मिश्रा जी हैं, अजीत कुमार जैन जी हैं, बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, इनके लिए 2 शब्द आप कहते हैं। जी 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 मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि वो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक एकदम जी। सेलिब्रिटी हुड वाली चीजें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं जी। सीखना सिखाना एक बोथ वे पद्धति है। कहते हैं ना कि हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसको हिंदी में जी। कहते हैं। तो वो बोथ साइडेड प्रोसेस है। तो मैं भी जितने भी लोगों के आपने नाम लिए उनसे प्रेरित हो रही हूँ। किसी का सम्मान करना, किसी की तारीफ में शब्द बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़े जिगर का काम है, क्योंकि अच्छे शब्दों को भी आजकल लोग कंजूसी से अंदर ही रखे रहते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी हृदय से प्रशंसा की है वो बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं और अपनी इस रिचनेस को बना के रखें। प्रदीप पांडे जी, अगेन आपका शुक्रिया। श्रवण जी को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और जितनी भी मैम जो केंद्रीय विद्यालय की मैम है और आपने और नाम लिए, उन सबसे मैं एक जी। गुजारिश करूंगी कि अगर आप शिक्षक नहीं हैं, आप हो सकता है बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो या कुछ अन्य जॉब में हो, लेकिन आप एक शिक्षक हमेशा बने रहें। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रैक पे, डिवाइडर पे, खेत में, खलिहान में, कहीं पर भी अगर छोटा बच्चा मिल रहा है तो उसे एक टिप देते हुए आगे बढ़ें। कभी अगर फ्री हो तो उसको गुड एजुकेशन की तरफ प्रमोट करें, उसको एनरोलमेंट के लिए प्रमोट करें। उसे हमेशा ये बताएं कि शिक्षा से महंगा और शिक्षा से कीमती कोई भी चीज है नहीं इस दुनिया में। महंगा इन द सेंस कि हम अचीव करें उसे अपने लिए बजाय जी। पैसे के। जी। तो ये एक स्नेहिल मैसेज जी, है मेरा सबसे। एक सवाल नई दिल्ली से हमारे एक दर्शक ने लिखा है, उज्जवल कुमार जायसवाल जी ने आपके लिए लिखा है कि हाउ डू यू मैनेज टू हैव बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ एंड करियर? आपके उज्जवल करियर में जायसवाल जी। जी, ओके। इन्होंने लिखा है कि आप कैसे जी, जी, आपने सवाल सुन लिया मैम? हाँ जी, आई मैनेज ऑल द थिंग्स। सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और आपका अपना लाइफस्टाइल। तो अगर जी। आपने अपनी लाइफस्टाइल में अपने करियर को ले रखा है तो करियर की तो एक लिमिटेड टाइमिंग है ना, आपके जॉब की ड्यूरेशन है, जैसे 9 to 5, 7 to 1, 10 to 5। उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ आ जाती है। तो प्रॉब्लम आती कहाँ है? मुझे तो अभी ये समझ में ही नहीं आता कि जब लोग कहते हैं कि आप मैनेज कैसे करती हैं। हम स्कूल में ही अपनी जॉब कर रहे हैं, ना कि घर में। तो अगर हम अपनी ड्यूटी आवर्स को ही ऑनेस्टली मैनेज कर लें, वी आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम देयर, वी आर अर्निंग फ्रॉम देयर, तो अगर हम वहीं पे अपने 6 घंटे 5 घंटे ईमानदारी से बिता देंगे तो पर्सनल लाइफ में उसकी कोई भी छाया नहीं आती है। पर्सनल लाइफ हमारी अलग ही रहती है और हमारी जो जॉब वाली लाइफ है वो अलग रहती है। तो मुझे मैनेज करने जैसा समझ में अभी तक आया नहीं, क्योंकि मेरे दोनों लाइफ के बीच में एक हेयर लाइक डिफरेंस है, वो आराम से चल रहा है। तो अगर हम जॉब में अच्छा 100% नहीं देते हैं, फिर हमारे पास एकदम से पाइल अप होके जब वर्क आता है, तब हमें स्ट्रेस होता है कि हम घर में खाना बना रहे हो, एकदम से कोई मेल आ गया है या हमें कुछ चीजों को तुरंत डेडलाइन के तौर पे कंप्लीट करना है। तो ये तभी होता है जब आप 100% जॉब में नहीं दे रहे होते हैं। 100% दे रहे होते हैं तो इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। उज्जवल जायसवाल जी, होप आई एम क्लियर जी, जी। फॉर यू। या जरूर, जरूर। स्नेहिल जी, एक सवाल है एक कि बात मैं आप ऐड करूंगी, एक सेकंड, सॉरी। प्लीज।
उज्जवल जी प्लीज के प्लीज। ही प्रश्न में एक प्रश्न और जुड़ जाता है, वो ये कि लोग मुझसे वाकई ये पूछते हैं कि आप पर्सनली इतना खुश कैसे हैं, या पर्सनली लाइफ में घूम भी रही हैं, टहल भी रही हैं, खाना कब बनाती हैं, ये एक व्यक्तिगत चीजें हो जाती हैं, लेकिन लोग पूछते हैं कि पैसा स्कूल में कैसे लगा रही हो, या बच्चों से इतना अच्छे से कैसे। तो मैं आपको बताऊं ना, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी एकदम से एम्बेडेड हो जाती है। आपको कभी भी तनाव नहीं होता है, आपको हमेशा हैप्पी फीलिंग आएगी। आपने अभी मेरी माँ को देखा, वो 55 प्लस हैं और इतनी ऊर्जा से लबरेज हैं, इतनी इंस्पिरेशनल हैं। तो मैं उन्हें देखती हूँ, वो पैदल चल जाती हैं 3 किलोमीटर, कभी थकती नहीं है, उनको हर जगह गाड़ी नहीं चाहिए। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो समाज में भी आपका ओहदा बढ़ता है और टेंशन आपको छू के नहीं गुजरता है। आप बहुत पॉजिटिव रहते हो। यस, सो बी जी ऑनेस्ट जी विद योर वर्क। जी स्नेहिल जी। जी जी। स्नेहिल जी, हमने आपके बारे में पढ़ा कि ये कोविड के दौरान आपने टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी पढ़ाई करने के तरीकों को काफी और विकसित किया है, लोगों को, बच्चों को काफी फायदा पहुंचाया है। तो मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, आपने कैसे इस पूरे अवधि में, जो कि लॉकडाउन की अवधि रही, इसमें आप अपने बच्चों के पास लगातार पहुंचती रही, ये हमारे दर्शकों को बताएं, हम जानना चाहते हैं। जी Yes, it is pandemic disastrous time period. I'm very sad to speak anything about COVID-19 because students are यस very far away from school, you know, education hindrance create हुआ। तो I'm not very happy। जी ना मैं ये यहाँ पर ये बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं 100% कुछ कर पाई हूँ। I am unable to do something। लेकिन जो भी मैं कर सकती थी वो मैंने किया। इन द बिगिनिंग मैं सोच रही थी कि 1 महीने के बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो मैंने मास्क बनाना, सैनिटाइजर, होममेड सैनिटाइजर बनाना, ये सब बता के बच्चों को थोड़ा एंगेज रखा और जी जी टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा-सा उनको क्लोज़र लाई कि जिनके पास स्मार्टफ़ोन है। बट व्हाट जी अबाउट देम जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है? उनके लिए हम क्या कर सकते थे? एनी हाउ आई मैनेज्ड अ टीम व्हिच इज़ नाउअडेज़ नोन एज़ एलुमनाई ग्रुप, पुरातन छात्र समिति। तो जो हमारे यहाँ के पास्ड आउट स्टूडेंट्स थे, मैंने उनकी हेल्प ली। करीब 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 8th में पहुंच गए हैं, थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं और उनके माता-पिता के पास है इतना कि वो स्मार्टफ़ोन मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने उनके ग्रुप को पढ़ाना शुरू किया। यूट्यूब चैनल है, हमारे विद्यालय की वेबसाइट है emsunnao.com, यूट्यूब चैनल भी है। तो उसपे अपने वीडियोज़ अपलोड किए, फिर उन बच्चों ने जाके चबूतरा क्लासेस नाम से चबूतरा क्लासेस स्टार्ट की और एक जैसे पेड़ है उसके किनारे-किनारे सीमेंटेड एक प्लेटफ़ॉर्म चबूतरा बना है। उसपे दूर-दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हालाँकि अब बहुत सारे टीचर्स ये काम कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, तो वो करना शुरू किया या इक्का-दुक्का लोग कर रहे थे। दूसरी चीज़ें मैंने ये की, वोकेशनल ट्रेनिंग दी उसी के साथ। साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक धूप बत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना घर पे पेपर बैग बनाना, क्राफ्ट का सामान बनाना। मैंने उनको ये सिखाया कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है, यानी कि नथिंग इज़ परमानेंट। कोविड में हम सभी समझ गए हैं कि ना बिज़नेस परमानेंट है, ना जॉब परमानेंट है। सब लोग बहुत ऊँचे-नीचे उससे गुज़रे हैं दौर से। तो मैंने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई कि अचार कैसे बना लें घर पे, या चीज़ों को बताती गई कि आप कभी घर में ही पापड़ बना सकते हैं। आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जो आपकी लाइफ़स्टाइल, जीवन शैली को बरकरार रख सकता है। और वर्कशीट बाँटने का प्रयास किया, हर 15 दिन में जाते हैं, तो जो पहले वाली वर्कशीट है वो वापस ले लेते हैं, दूसरी वर्कशीट फिज़िकली उन्हें देते हैं डोर टू डोर। तो ये काम भी चल रहा है, उसमें उनको छोटे-मोटे कैलकुलेशन, न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी और रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। तो ये काम मैं कर रही हूँ बराबर। जी स्नेहिल जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आप सारे लोग मिलके। हमने ये भी पढ़ा है कि आपकी 3 लोगों की जोड़ी है, 3 शिक्षकों की जोड़ी है आपकी, उनके बारे में बताएँ। वो तिरंगा आप कहती हैं उनको, कि उनके साथ आप काम करती हैं, इसके बारे में? जी, जी। हाँ, बिल्कुल, वी आर लाइक ट्राई कलर। तो तिरंगे या को नमन है। हमारी जो तीनों की टीम है, हमें मिलाते हुए 2 शिक्षक और हैं। आदरणीय मयंक बाजपेयी जी, श्रीमती रेणु मेहरा जी, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी यहाँ पर। मैं उनके जी, बगैर अधूरी हूँ। अगर उन दोनों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता हर कदम पे, तो विद्यालय को एक अकेले मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा पाती। तो हम तीनों के बीच में एक इनविजिबल बॉन्डिंग है। हम तीनों ही जी। एक-दूसरे के लिए म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हैं। तीनों एक-दूसरे को स्पेस भी देते हैं और स्कूल के बेहतरी के लिए, ग्रूमिंग के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। मयंक बाजपेयी जी की खासियत है, जैसे स्टूडेंट की खासियत है, वैसे हमारे यहाँ टीचर्स की भी खासियत है। तो जो हमारे स्टाफ की खासियत है, हम उसी पे काम कर लेते हैं। जैसे मयंक जी के अंदर धैर्य बहुत है, पेशेंस बहुत है। मैं थोड़ा-सा जल्दी शॉर्ट टेम्पर हूँ, मेरी ये शॉर्टकमिंग है। तो मैं मयंक जी को ऐसे बच्चों को डील करने को दे चुकी हूँ, जो बच्चे धीरे सीखते हैं, जिनकी
लर्निंग एबिलिटी थोड़ा स्लो है, ग्रास्पिंग लेवल कम है। रेनू मेहरा जी के अंदर ये है कि उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। तो मैंने बच्चों के लिए स्पीच सेशन उन्हें दे दिए हैं और मेरे अंदर क्रिएटिविटी है जो मैं फील कर पाती हूँ, तो मैंने गतिविधि वाला सेक्टर अपने लिए ले लिया है। तो ऐसे बस हम लोग जॉनर डिवाइड कर करके आगे बढ़ रहे हैं। उन उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूँगी शिक्षा तरु के इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि अगर वो दोनों लोग थोड़ा-सा भी डाइवर्स हो जाएँगे, थोड़ा भी डाइवर्सिफ़ाई होंगे तो फिर हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। जी मैम। स्नेहिल जी, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, 4 मिनट के आसपास बचा है। एक बहुत सुंदर सा मैसेज है जो मैं आपसे ले लूँ, उसका फिर मैं अपना अंतिम प्रश्न आपके सामने रखूँगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग इसी बीच में जुड़ रहे हैं, मीनम एस कुमार मैम जुड़ रही हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। एक संजीव दीक्षित जी ने आपके लिए एक मैसेज किया है कि आदरणीय मैम, आपको सादर नमस्ते। मैम, आप और आपकी माताजी दोनों लोगों के कार्यों की प्रशंसा करने के लिए शब्द कम होंगे। आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू संजीव जी को संजीव आपको दीक्षित जी। स्नेहिल जी, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव चल रहा है, बस 3-4 मिनट है। हमारा एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्या हर एक स्कूल इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरामऊ बन सकता है? ओके, रौनक जी एक बात है कंफर्ट ज़ोन। अगर जी। हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पसंद करें तो हाँ, हर एक स्कूल मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम सोहरामऊ उन्नाव बन सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को वैयक्तिक रूप से कभी ये बताती ही नहीं कि मैंने क्या प्रयास किए, क्योंकि मुझे जानकारी है कि लोग अपने कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। उन्हें वेतन भी भरपूर चाहिए, आराम भी भरपूर चाहिए और काम भी ना करना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन जो अच्छे लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं, मैं मानती हूँ मुझसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी नेशनल तक पहुँचे, इंटरनेशनल तक पहुँचे और लोगों के लिए प्रेरक बने और हो सकता है मैं भी उनसे प्रेरित हो रही हूँ, सबके नाम यहाँ नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मुझे पता है और मैं उन्हीं के लिए अपना संदेश दे रही हूँ कि अगर आपने सोच लिया, तो बिल्कुल बन सकता है। इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरामऊ से बेहतर स्कूल बन सकता है। अभी भी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ अपनी जर्नी से, अपने प्रयासों से। आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाकी हैं, जैसे मैं उन पर काम कर रही हूँ, एक ऐप बनाना है, मैं वो ऐप तैयार कर रही हूँ। होमवर्क फ्री क्लासेस देना मेरा एक जुनून है, वो मैं कर रही हूँ। कैसे मैं स्कूल में अपने फिजिकल बच्चियों के लिए लैब डेवलप करूँ, जैसे जिम होता है गर्ल्स के लिए, कराटे क्लासेस के लिए मैं और क्या कर सकूँ, ये मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। डिजिटल लाइब्रेरी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो मैं अन्य लोगों तक ये पहुँचाना चाह रही हूँ कि हाँ, अगर आपने सोच लिया, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ये तो मुझे पता ही है और आप लोगों को भी पता होगा। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा टाइम पे करना पड़ेगा बिगिनिंग में, धीरे-धीरे वो चीज़ें फ्लॉलेसली होती चली जाएँगी। इन द बिगिनिंग यू नीड अ हार्ड वर्क। या तो दर्शकों, जैसा कि स्नेहिल जी बता रही हैं कि हम अगर चाह लें, ठीक है, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बहुत सारे राज्य में ये है कि टीचरों की सैलरी समय पर नहीं मिल पाती है, 4-5 महीनों तक नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं, नेगेटिव चीज़ें जी, हाँ, जी। तो लेकिन नहीं उस खैर परिस्थिति एम्प्लॉयी में को भी सैलरी तो टाइम पे मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो वाक़ई काम नहीं कर पाएँगे जी, जिनको वेतन समय पे नहीं मिल रहा है या जिनके खाने की दिक्कतें हैं, जिनका परिवार साथ में रह रहा है, तो उनके लिए तो मैं सिम्पैथाइज़ हूँ। वो क्या काम करेंगे जब उनका पेट नहीं भरा है? तो इसके लिए तो हाँ जी। सरकार को कदम बिल्कुल उठाना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉयी इतना शोषण उसका ना हो रहा हो, तब वो अच्छे से काम कर पाएगा। बिल्कुल, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हिंड्रेंस बन रही है लोगों के उत्साह को आगे आने में, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी परिस्थितियाँ सही हो जाएँगी और लोग दुगनी उम्मीद के साथ आपसे प्रेरणा लेकर, आपके जैसे व्यक्तित्व को आगे रखकर हर स्कूल को इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरामऊ बनाने की कोशिश करेंगे, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। और अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी वहाँ पर स्पेशली पर्यटन करने के लिए वहाँ पे गया, देखने के लिए बहुत दूर से 150 किलोमीटर दूर से उस स्कूल में जाके मैं स्कूल को देखता हूँ, मैम से मिलता हूँ। बहुत खुशी हुई वो देखकर। मैम, जी, जी। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बातचीत से हम बहुत प्रेरित हुए, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उन्होंने भी प्रेरणा ली होगी कि कैसे इतनी कम उम्र में इतनी कड़ी मेहनत से हम इतने आगे जा सकते हैं और कैसे समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद शिक्षा तरु के सभी सदस्यों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आभार। दर्शकों, आप देख रहे थे एक मुलाकात शिक्षकों के साथ और हमारे साथ जुड़ी हुई थी स्नेहिल मैम उन्नाव से। स्नेहिल मैम एक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत
सम्मानित शिक्षिका हैं, प्रधान शिक्षिका हैं अभी इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरा मऊ से। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस बातचीत से हम कुछ प्रेरित हुए होंगे ज़रूर। और अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिन्होंने समाज में चेंज लाया है, चेंज लाने की जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में रहे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।